हेलो नमस्कार, मैं विद्या प्रकाश चंद आप सभी का फोकस इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसमें आपके मैथ के क्वेश्चन है और काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर आपका पहले वाला है। इसमें का आपसे ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी और सी इसे 150 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए और सी 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस काम का 2/5वां हिस्सा कितना दिनों में पूरा कर पाएगा। तो पहला आप क्या करेंगे, हर व्यक्ति की आप क्षमता निकाल लेंगे और कुल काम कितना वो निकाल लेंगे। आप तो निकालते हैं। ये कह रहा ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को करते हैं 120 दिन में, 120 डेज में। फिर आपका बी और सी करते हैं, बी प्लस सी करते हैं इस काम को, बी प्लस इस काम को करते हैं 150 दिनों में, 150 डेज में। और सी प्लस ए या ए प्लस सी बात सेम ही है, सी प्लस ए इस काम को करते हैं आपका 200 दिनों में। तो काम आपका सेम ही है, जिस काम को ये कर रहे हैं उसी काम को ये कर रहे हैं, उसी काम को ये व्यक्ति कर रहे हैं। तो काम तो कोई होगा, तो क्या मान लेंगे आप, एलसीएम किन का, 120, 150, 200, जो इसका एलसीएम आएगा 600। तो कुल काम कितना मान लिया आपने कि कुल काम कितना है 600। अब कुल काम 600 मान लिया आपने। अब 600 काम ये करते हैं 120 दिनों में, तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। यहां कितना करेंगे, 4 काम करेंगे एक दिन में। ये कितना करेंगे आपका, 3 काम। आपके पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इन सभी की क्षमता आपको मिल गई। अब आपको क्या करना है, ये करा, ये आपसे पूछ रहा बी अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा कितना दिन में पूरा करेगा। तो आप पहले क्या काम करेंगे, बी की क्षमता निकालेंगे। तो हम यहां बी की क्षमता कैसे निकालेंगे, आप देखो। बी की क्षमता निकालने से पहले आपको ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे इनको आप ऐड करेंगे तो आपको यहां ऐड करने पे यहां पे तो आप इन्हें ऐड कर देंगे और बाकी इनकी क्षमता आप ऐड कर देंगे और इसके इक्वल टू आप इनकी क्षमताओं को छाप देंगे। लेकिन जब इन्हें आप ऐड करेंगे आपको 2 ए मिलेंगे, 2 आपको बी मिलेंगे और 2 आपको सी मिलेंगे। तो मैं 2 कॉमन बाहर पहले ही निकाल रहा, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इनकी क्षमताओं को आप ऐड करना, 5 4 9 3 12, क्षमता इनकी आ गई 12। हमने क्या काम करा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए सबको ऐड किया तो आपको 2 मिल गए, 2 ए 2 बी 2 सी, 2 कॉमन बाहर निकाल लिया और ए प्लस बी प्लस सी बचा आपका कोष्ट में। 2 से कितनी बार गया, 6 बार। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना मिल गया आपको, 6। यानी कि तीनों व्यक्ति की क्षमता कितनी है, 6 है, ए प्लस बी प्लस सी। अब आपको किसकी निकालनी है, आपको निकालनी है बी की क्षमता निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, ए माइनस सी आप कर देंगे माइनस, तो बी इक्वल टू कितना देगा आपका, 6 माइनस ए प्लस सी। और ए प्लस सी या सी प्लस ए इनकी क्षमता कितनी है, 3 है। तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। अब बी की क्षमता आपके पास आ गई 3। अब करना क्या है, बी की क्षमता आपको मिल गई। अब बी से काम कितना करवाना आपको वो निकाल लो आप। बी से आपको काम करवाना 2/5। अगर आप 600 का 2/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 600 का 2/5 एक 240 आएगा आपका। तो 600 का 2/5 कितना, 240। यानी कि बी नाम के व्यक्ति को जो काम करना है वो काम करना है 240। और बी की क्षमता कितनी, एक दिन की 3। तो 3 से आप भाग करो तो क्या मिलेगा आपको, 3 8 24, 80 डेज। तो इस सवाल का सही आंसर क्या बनेगा, 80 दिन। तो राइट जवाब क्या बन गया इसका, ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल का सही जवाब 80 दिन आ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। ये आपसे कह रहा है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में और बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में। भाई कोई भी काम अपने आप में कितना होता है, 100%। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया गया। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग
कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले काम क्या आपका यहाँ पे कि हर व्यक्ति की क्षमता आपको पता हो और कुल काम क्या है आपको वो पता हो। तो आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, ए किसी कार्य का 2/5 भाग करता है 6 दिन में, यानी कि 2/5 का मतलब क्या होगा, ए नाम का जो बंदा है 2/5 भाग वो करता है 6 डेज में, यानी कि 5 में से 2 काम कर रहा है वो 6 दिनों में। अब 2 काम करता है 6 दिन में तो एक काम करेगा 3 दिन में। तो बी ए जो है एक काम करता है 3 दिनों में। अब ए के पास कुल काम कितना 5, तो ए सारा काम क्या दिन में कर देगा, ए करेगा 5 या 15 डेज। ए अकेला किसी काम को कर सकता है 15 दिनों में। भाई ए जो है ना आपका 2/5 काम करता 6 दिन में, 5 में से 2 काम कर रहा है वो 6 दिनों में। अगर 2 काम 6 दिन में करता तो एक काम 3 दिन में करेगा और कुल काम कितना आपके पास 5, तो ए किसी काम को कंप्लीट करेगा 15 दिनों में। अब बी के पास पहुंचो आप, बी उसी कार्य का 30%, जो बी नाम का व्यक्ति है किसी कार्य का 30%, 30% काम करता है 3 दिन में। तो कोई भी काम अपने आप में कितना होता है 100%। तो हमें पता करना कि बी सारा काम, बी कंप्लीट काम कितना दिन में करेगा, तो कंप्लीट काम होता है आपका 100%। तो यहां पर कितना बन गया आपका 10 दिन, 10 डेज। अब यहां से आपका सवाल बन गया कि ए किसी काम को कर रहा है, ए किसी काम को करता है 15 दिनों में, ए किसी काम को 15 में और बी उसी काम को 10 दिन में। तो काम क्या है, कुछ काम मान लो आप, तो काम क्या मानेंगे आप यहां पे 10 और 15 का एलसीएम। तो हम मान लेंगे काम कितना 30 है। अगर आपके पास टोटल काम 30 है, 30 काम को ए करता है 15 दिन में, तो ए नाम का व्यक्ति एक दिन में 2 काम करेगा। बी नाम का व्यक्ति 30 काम करता है 10 दिन में, तो बी नाम का व्यक्ति एक दिन में 3 काम करेगा। तो ए की क्षमता मिलेगी, बी की क्षमता मिलेगी। अब आपसे कह रहा उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया है, ए और बी ने मिलकर एक साथ 4 दिन तक काम किया, तो दोनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 5 काम। दोनों व्यक्ति मिलकर 1 डे में 5 काम करेंगे और दोनों व्यक्तियों ने मिलकर क्या दिन काम किया है 4 दिन तक काम किया है। तो 5 चौके 20। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी ने 20 काम कर दिया। कितने काम में से 30 काम में से, तो 30 काम में से 20 काम तो हो गया। तो पता कितना आपके पास 10 काम। फिर आपसे कहा शेष कार्य को, शेष कार्य कितना 10, शेष कार्य अकेले सी ने 6 दिन में पूरा कर दिया। तो हमें सी की क्षमता निकालनी, यहाँ पे क्यों निकालनी, मजबूरी है। तो भाई सी की क्षमता निकालनी, तो किसी भी व्यक्ति की क्षमता आपको निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, कोई व्यक्ति कितना काम कितने दिन में करता, तो काम को दिनों से भाग कर दो आप, तो क्या मिलेगा क्षमता मिलेगी। जैसे कि कोई पी नाम का व्यक्ति है, पी नाम का व्यक्ति 20 एप्पल खाता है 4 दिनों में, तो हमें पी नाम के व्यक्ति की क्षमता निकालनी। तो आप क्या करेंगे 20 एप्पल को 4 दिन से भाग कर देंगे, तो 4 पंजे 20। इसका मतलब क्या हुआ, पी नाम का व्यक्ति एक दिन में 5 एप्पल खाता। तो किसी भी व्यक्ति की क्षमता निकालने के लिए कितना काम कितने दिन में किया, तो काम को दिनों से भाग कर दो आप। तो हम यहां पर निकालने सी की क्षमता, तो सी नाम के व्यक्ति ने 10 काम किया है, शेष काम किया उसने 10 काम किया है 6 दिनों में, 10 लिखना ना। तो सी नाम के व्यक्ति ने 10 काम किया है, भाई शेष काम कितना बच रहा आपके पास में 10, और ये काम किया 6 दिनों में। तो सी नाम के व्यक्ति की क्षमता कितनी आ गई, सी नाम के व्यक्ति क्षमता की 2 × 10 5/3। तो सी नाम के व्यक्ति क्षमता 5/3 आ गई। अब क्या करें आपसे, वो बी और सी मूल कार्य का, मूल कार्य कितना 30, मूल कार्य का 70% भाग कितना दिन में करेंगे। तो हमें काम करवाना है बी और सी से, तो हम यहां पे क्या करेंगे, बी और सी व्यक्ति नाम के काम करेंगे। यहां पे बी सी को काम करना है मूल काम का 70%, मूल काम कितना 30 और 30 का 70% कितना हो गया 21। तो बी और सी को काम करना है 21 काम करवाना है बी और सी से। अब बी और सी की क्षमता निकाल लो आप। तो बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 3 है और सी की क्षमता कितनी 5/3। हमें बी और सी की क्षमता चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए बी और सी की क्षमता, तो इसमें आप 3 ऐड कर दो।
तो आप ऐड कर देंगे भाई, बी की क्षमता तो आपके पास कितनी है, 3 है, और सी की क्षमता कितनी, 5/3। सी की क्षमता है 5/3। तो यहां क्या बन गया आपके पास, 21/3 या 9, 9×5 कितना हो गया, 14, 14/3 बन गया। 7 या 21 और 7 दूनी 14। तो अब क्या हो गया आपका, 3 या 9, 9/2, और 9/2 का मतलब क्या, 4.5 दिन। तो इसका राइट जवाब कितना हो गया, 4.5 दिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो गया। उम्मीद करता हूं आप सवाल को समझ पा रहे होंगे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, और सारे ही क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के हैं, ऐसा नहीं कोई फर्जी सवाल है। आपके सवाल आपके A1 है। अगर आप इन सवालों कर पा रहे हैं तो सपोज दैट मान लो कि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं पाएंगे। 15 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के अंदर आपके आएंगे, 15 में से आप 15 ही कर पाएंगे, क्योंकि मजबूरी आपकी 15 करने की, क्योंकि क्वेश्चन आपको 16 मिलेंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, दो संख्याओं का अनुपात है 9:5। दो नंबर्स आपके पास में जिनका रेशो कितना है, 9:5। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ दें और छोटी संख्या में 4 कम कर दें तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है। तो वह बड़ी संख्या कौन सी है, आपसे पूछा बड़ी वाली संख्या कौन सी है। अब इस सवाल को आप बिना सोल्व करे भी कर सकते हैं, और एग्जाम में आया हुआ सवाल है। कैसे कर सकते हैं, उसने पूछा बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको इस बात का पक्का पता है, अगर कोई अनुपात में नंबर्स लिखे हैं, जो संख्या अनुपात में बड़ी होगी वही संख्या रियल में भी बड़ी होगी। यहां बड़ी संख्या अनुपात में 9 है, तो जो भी इसका आंसर बनेगा वो 9 का मल्टीपल होगा। अब 9 का मल्टीपल देखो आप, ये 9 से कभी नहीं कटेगा, ये 9 से कभी कट ही नहीं सकता, ये भी कभी नहीं कटेगा, और ये भी कभी कट ही नहीं सकता, इसकी मजबूरी है। तो इसका सही जवाब क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी। और ये सवाल आपका 2020 से 21 के बीच में ही आया हुआ है एसएससी में ही। तो उसे सोल्व करते हैं इस सवाल को। तो संख्या है अनुपात में 9:5। हम मान लेंगे नंबर क्या है, 9x और 5x। आप इसे बिना x मान के भी कर सकते हैं, बट दिक्कत क्या है आपको, समस्या यहां पे है, आप कभी कभी अनुपात में से रियल नंबर घटा देते हैं, जो घटते कभी नहीं है। अगर अनुपात से अनुपाती घटेगा आपका, अनुपात में अनुपाती आपका जुड़ेगा, रियल नंबर ना तो कभी घटेगा अनुपात से, और नहीं कभी जुड़ेगा, और नहीं कभी आप रियल नंबर से किसी अनुपात को भाग कर सकते। तो यहां देखो आप, इसमें उसने कहा बड़ी संख्या में 8 जोड़ दिया, तो हम बड़ी संख्या में 8 जोड़ देंगे। बड़ी संख्या 9x है, आपने 8 जोड़ दिया क्योंकि उसने कहा है आपसे, और छोटी संख्या में 4 घटा दिया। छोटी संख्या कौन सी है, 5x। 4 कम करने के लिए कहा तो 4 कम कर देंगे। ये जो आपके सामने है रिजल्टेंट नंबर, एक संख्या आपको वो मिलेगी बड़े वाली, एक छोटे वाली आपको मिलेगी। अब कहानी बदल रही कुछ, कहानी क्या बदलेगी, बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी होगी। जो बड़े वाली संख्या है छोटे वाली संख्या की दुगनी होगी, तो छोटी वाली संख्या आप 2 से गुना कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप यहां पे, यानी कि 9x + 8 इजकल टू कितना आ गया, 2×5 10x और -2 × 8। अब क्या करेंगे आप, इस 9x को इधर लेके जाएंगे तो आपके पास बचेगा 1x, और इस -8 को आप इधर ले आओ तो 8 8 16 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। उसने आपसे पूछा बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी कहां मिलेगी, यहां पे x का मान कितना है, 16। तो x की वैल्यू आप पुट कर दो, 16 निम्मा 144। तो सही जवाब कितना बढ़ गया, 144। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपके पास एक ही काम बचा है, लाइक करने का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह आपसे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपसे पूछा है सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या है, मतलब लागत मूल्य।
किसी भी आर्टिकल का सीपी कितना होता है आपका परसेंटेज में 100%। दुनिया की कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती 100%। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा, निकाल लेते हैं इसका। एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20 की छूट दी है। भाई अंकित मूल्य का आपका अलग होता, सीपी आपका अलग होता, एसपी आपका अलग होता। छूट दिया 20% की, यानी कि आप बेच रहे कितने में हो 80% में बेच रहे आप, 80% में आप बेच रहे हो परसेंटेज में, लेकिन बेची कितने में आपने 120 में। अब ये कह रहा अगर आप छूट ना देते तो इस पर आपको 20% का लाभ होता। यानी कि अगर आप भाई छूट का मिलती है आपको एमआरपी पे, इसका कहने का मतलब ये है जो भी उस पर अंकित मूल्य था उस पर आप छूट अगर ना देते, सेम अंकित मूल्य पर आप इसको बेच देते तो इसको लाभ होता 20% का। तो यहां पहला आपका एक काम है एमआरपी काउंट करना कि एमआरपी क्या है। एमआरपी कितना होता अपने आप में 100%। तो ये वैल्यू जो आपके सामने आई ना निकल गए, यो क्या आ गया आपके सामने अंकित मूल्य है। अब ये कह रहा है अगर छूट ना देता मतलब ये मूल्य है इसी पे वो बेच देता तो आपको प्रॉफिट होता कितना 20% का। यानी कि जो वैल्यू लिखी है आपके सामने यो 120 की वैल्यू है और हमें चाहिए कितना सीपी, और सीपी कितना 100%, तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए। ये जो आपकी वैल्यू है ये 120% की वैल्यू है, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। 120 से आप 120 गया, उसके बाद एक ही जीरो गई तो ये आ गया आपका 1000। जब गुना करेंगे आप डिवाइड बाई 8 से आप भाग करेंगे 8 एकम 8, 2 20, 125। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो गया राइट आंसर, सही जवाब 125। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का जो मूल्य है वो है 9180। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती। उसका कुल लाभ या हानि निकालना। अगर इसका जवाब निकालना होता परसेंटेज में तो इससे आसान सवाल इन 20 क्वेश्चन में कोई ना होता, लेकिन आपको निकालने किसमें है रियल वैल्यू में, तो आपको रियल वैल्यू लेकर चलना पड़ेगा, मजबूरी है। तो चलिए ये आपको दिया है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो लाभ या हानि निकालने के लिए आपके पास 2 चीज का होना बहुत जरूरी है। पहली चीज क्या कि आपको उनका क्रय मूल्य पता हो, और नंबर दूसरी उनका विक्रय मूल्य पता हो। अब आपको इनका विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य आपके पास नहीं है। अब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल लेंगे तो निकालते हैं। पहली बात तो ये है दोनों वस्तु का जो सेलिंग प्राइस वो सेम है। पहली वस्तु गई 9180 में और दूसरे वाली वस्तु भी गई है 9180 में। तो हम निकालते पहले वाली वस्तु का सेलिंग प्राइस परसेंटेज में। पहली वस्तु बेची आपने 8% के लाभ पे। कोई भी आर्टिकल अपने आप में 100% होता, 8% के प्रॉफिट आप बेच रहे हो तो 100 + 8 कितना हो गया 108। यानी कि परसेंटेज में आप बेच रहे हो 108% में। लेकिन पैसों में कितने बेची आपने 9180 में बेची है। परसेंटेज में 108 में बेची, पैसों में रियल वैल्यू कितनी है 9180। आपको निकालना है सीपी। सीपी मतलब 100% की वैल्यू क्या है, तो हमें निकालना है 100% की वैल्यू क्या है। ये हम निकालने हैं CP1। 108 से 9180 कटेगा आपका 85 बार। 85 इंटू 108 होता है 9180, तो क्या मिलेगा आपको 8500। तो CP1 कितना आपके पास 8500। अब हम चलते हैं दूसरे वाली वस्तु के पास में। दूसरी वस्तु आपने बेची 15% के लॉस पे, यानी कि 100% होता है CP, 15% को आपको लॉस हुआ है। 100 - 15 कितना बचा 85%। तो दूसरी वाली जो CP2 निकालेंगे आप परसेंटेज में सेल कर रहे हैं 85% में और पैसों में कितना 9180 में। हमें निकालना सीपी कितना होता 100%, तो 85 इंटू 108 होता आपका 9180। ये कटेगा 108 बार, तो CP2 कितना आ गया 10,800। तो आपके पास CP1 भी है CP2 भी है।
अब हम क्या करेंगे, दोनों का सीपी निकालेंगे। तो टोटल सीपी कितने हैं, टोटल सीपी, तो दोनों सीपी को ऐड कर दो आप, 10,000 8 8,000 8 5 13, तो कितना हो गया 19,300। तो 19,300 क्या आ गया आपके पास टोटल सीपी। अब हम क्या करेंगे, दोनों का निकालेंगे सेलिंग प्राइस। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है 9180, तो दो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा 18,360। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना बैठेगा आपका 18,360। आप बताओ, अगर आपका सीपी ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब क्या होगा, आपका लॉस हो गया, तो प्रॉफिट तो इसका आंसर का भी बनेगा ही नहीं, लाभ तो कभी होगा ही नहीं, आपको हो रही हानि। अब हानि कितने की निकाल लो आप, 0 की 0 आपकी, 10 से 6 गया 4 बचेगा, और 12 से 3 गया 9 बचेगा, तो 940 की हानि है भाई आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया राइट जवाब, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और गुना भाग करने के लिए, अगर आपको चाहिए गुना भाग फास्ट करनी है, तो दुनिया में कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं कि आप बिना मेहनत करे गुना भाग फास्ट कर लेंगे। भाई कम से कम आपको चाहिए 30 तक टेबल याद, 40 तक आपके वर्ग याद हो, और 30 तक आपके क्यूब याद हो। अगर 3 चीज आपके पास में है, उसके बाद आपके पास एडिशन स्किल फास्ट हो कि आप फास्ट ऐड कर सको, तब जाके पॉसिबल है कि आप गुना भाग फास्ट करेंगे। और इसका जो रोल है गुना भाग का किसी भी एग्जाम में बहुत बड़ा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और ये 6 सेमी क्वेश्चन था भाई, वो हिंदी में था इंग्लिश में शायद। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। कभी कभी ये अर्जी फर्जी सवाल भी आते हैं एग्जाम में। तो एक आपसे निम्नलिखित का मान क्यों बताइए, गिव द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आपने कहीं बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा बचपन में। बोर्ड बी से पहले आपका वी भी होता है, वी का मतलब वर्नाकुलर, लेकिन यहां वो लगा नहीं है, तो पहले हम बोर्ड मास ही देख लें। तो बी का मतलब ब्रैकेट होता है आपका, ऑफ का मतलब ये वाला ऑफ होता आपका, इसका मतलब हिंदी में का होता, और इसका मतलब मैथ की भाषा में गुना होता। डी का मतलब आपका डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे चलेंगे हम। तो यहां पे लिखा आपका देखो, ब्रैकेट कहीं नहीं है, ऑफ कहीं नहीं है, डिवाइड है, डिवाइड है। तो पहले आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिल गया आपको 1। अगर आप डिवाइड के बाद क्या है मल्टीप्लाई, 5 2 3 इंटू 1 सेम ही नंबर बनेगा आपका। फिर इसमें क्या है एडिशन, इसको आप जोड़ दो तो 523 प्लस 523 तो 1046, 1046 इसका हो गया राइट जवाब, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, ये आपका एवरेज का सवाल है और काफी आसान सवाल है। ये कह रहा 4 8 6 12 और x का जो एवरेज है वो 7 है, और x 9 13 15 और y का जो एवरेज है वो 9 है। तो आपसे क्या पूछ रहा, 2x माइनस 3y का मान कितना होगा, द एवरेज ऑफ 2x माइनस 3y का मान पूछ रहा आपसे, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो आप क्या करेंगे, x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप, बाकी पुट कर लेंगे, इतना ही काम है आपके लिए, सवाल आपका सोल्व। तो निकालते x y की वैल्यू। भाई पहली बात तो ये x की वैल्यू निकालने का आपके पास एक आसान तरीका भी है। भाई औसत बराबर क्या होता है आपका, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ऐसे भी निकाल लेंगे। लेकिन यहां पर हम लगाएंगे थोड़ा स्मार्ट तरीका। आप बताओ, ये 4 हमने माना कि एवरेज 7 है, जो कि 7 ही है, यानी कि हर एक नंबर के अपने आप में 7 है, लेकिन ये आपको दिखाई दे रहा है 7 है नहीं है। तो इसमें आप एविएशन डेविएशन का फॉर्मूला तो नहीं लगा पाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट लगाओगे यहां पे आप। ये 4 7 से कितना कम है, तो जो नंबर कम है वो माइनस में लिखेंगे आप, -3। ये 6 कितना कम है, -1। ये 8 7 से कितना अधिक है, +1। और ये 12 7 से कितना अधिक है, +5। अब ये देखो ओवरऑल क्या घटना घटी यहां पे, ओवरऑल प्लस हुआ कि माइनस हुआ। तो आप जब इसे जाएंगे इसके पास, तो आप पाएंगे यहां पे 1 से 1 गया भाई, प्लस माइनस खत्म, और माइनस का 3 प्लस का 5, तो क्या बन गया, यहां आपको मिल गया प्लस का 2।
यहां से आपको क्या मिल गया, प्लस का 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक ही हुआ। इन नंबर के पास में एक्स से 2 नंबर खींच के लेंगे। अगर यहां ओवरऑल 0 बन जाता आपका तो एक्स की वैल्यू भी 7 होती, लेकिन +2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स से ने 2 रुपए खींच लिए, 7 से आप 2 कम कर दो तो कितना आ गया आपके पास, 5। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ऐसे आप वाई का मान निकाल लो। अगर एक्स की वैल्यू 5 है तो यहां पुट कर दो आप। अब यहां लगाओ सेम कहानी। ये नंबर आपके पास 5, 9, 13, 15 और वाई का एवरेज कितना है, 9। सेम कहानी लिखो भाई, एवरेज 9 है, इसका मतलब क्या है, हर नंबर 9 है अपने आप में, लेकिन रियल में थोड़ी है, नहीं है। तो चेक करेंगे यहां पे, ये 5 9 से कितना कम है, 4 कम है। ये 9 9 से कितना कम है, ज्यादा है, 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां से। ये 13 9 से कितना दिखे, +4। ये 15 9 से कितना दिखे, +6। इसका मतलब क्या होगा, ये 4 से आपका 4 गया तो आपके पास, ये कहानी सही है क्या, एक सेकंड रुको, कलर चेंज करते इसका थोड़ा सा। एक्स का मान कितना आपके पास, 5 है। अब बताओ ये 5 9 से ज्यादा है, कम है, कम है, कितना कम है, 4 कम है यार, तो -4 कर देंगे आप। ये 9 सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 13 9 से कितना दिखे, +4 है। और ये 15 9 से +6 है। तो ये 4 से आपका 4 गया ना भाई, -4 +4 गया। अब यहां जो ओवरऑल कहानी है, क्या आपके पास +6 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां पे ओवरऑल 0 होता तो y का मान भी 9 ही होता, लेकिन अब y की वैल्यू 9 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि y से 6 रुपए छीन के लेगी। कौन लेगी, ये नंबर लेगी। तो 9 से 6 गया, कितना बचा, 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x का मान आपके पास मिल गया, y का मान मिल गया। अब यहां पुट कर देंगे 2x, आपको निकालनी है वैल्यू 2x - 3 y की, तो वैल्यू पुट कर दो। x का मान कितना है, x का मान आपके पास 5 है, तो 5 दूनी 10, माइनस y का मान कितना आपके पास, 3, 3 3 9, तो इजकल टू कितना आ गया आपके पास, 1। तो सही जवाब कितना बन गया इसका, ऑप्शन नंबर 2। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे सवालों को। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, ये कह रहा आपसे, यदि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 3762 है, तो वह धनराशि कितनी है। धनराशि का मतलब प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, ये पूछ रहा। और आपको मालूम ही है ना कि धनराशि अपने आप में कितनी होती, मतलब मूलधन कितना होता अपने आप में, 100%। तो निकालेंगे अभी। यहां पर 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा। आपको मालूम है पहले साल भी 9% ब्याज मिलेगा आपको, और नेक्स्ट ईयर भी आपको 9% ब्याज मिलेगा। हम निकाल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस 9% पे भी आपको 9% ब्याज मिलेगा इस साल के लिए। तो 9 81, 9% का 9% हो जाएगा 0.81%। इसको आप, एक तरीका और भी है कि x + y + xy/100, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप यहां से भी सीधा सीधा निकाल सकते हैं अपने माइंड में। कैसे, 9 + 9 + 981/100, 18.81, इसका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये आपके सामने क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कितना बैठ गया, ये बैठ गया 18.81। इतना परसेंट ब्याज बैठा आपका 2 साल का, लेकिन ब्याज है कितना, 3762। ब्याज आपका है 3762। इतना परसेंट की वैल्यू इतनी है, हमें निकालना है प्रिंसिपल, और वो कितना होता है आपका 100%। तो 100% की वैल्यू निकालनी, तो हम 100 से कर देंगे गुना। ये आपकी पॉइंट हटी, तो 2 जीरो आपकी बढ़ी, 1881 दूनी कितना होता है, यही नंबर होता है आपका। तो 2 × 10,000 कितना बन गया, कितना बन गया, 20,000। तो राइट जवाब कितना आ गया, 20,000। ऑप्शन नंबर 3 इसका होगा सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने,
पहला काम क्या बनता है आपका, क्वेश्चन को पढ़ना। भाई क्वेश्चन को अगर आपको करना है, समझना है, तो पहला काम आपका बनेगा क्वेश्चन को पहले आप 2 से 3 बार पढ़ो। जितनी बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतनी क्लियरिटी आपकी बनेगी। भाई जितना आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे उतना ही आप उस व्यक्ति को समझेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे आप, 3 संख्या दी 4:9:13 के अनुपात में, और इनका जो एलसीएम है वो दिया 2340, और इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ आपसे पूछ रहा कि इसका व्हाट इज एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना होगा। भाई आपको एक बात का तो पता ही है ना, एलसीएम के अंदर होता क्या है, बस ये आपको पता हो। तो एलसीएम के अंदर क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो एलसीएम के अंदर आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ रेशो, प्रोडक्ट ऑफ रेशो इंटू एचसीएफ। भाई हमेशा आप एक बात याद रखना, एलसीएम एचसीएफ में इस बात का अगर आपको पता है तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन सेकंडों में कर ले जाते हैं। तो यहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि एलसीएम के अंदर होता क्या है। तो एलसीएम में आपकी 2 चीज होती, प्रोडक्ट ऑफ रेशो इंटू एचसीएफ, मतलब जो भी आपके पास अनुपात है उन अनुपात का गुणनफल इंटू एचसीएफ। अगर मैं एलसीएम में भाग कर दूं, किससे भाग कर दूं, प्रोडक्ट ऑफ रेशो से। अगर मैं एलसीएम को भाग कर दूं प्रोडक्ट ऑफ रेशो, तो मेरे पास क्या बचेगा, प्रोडक्ट ऑफ रेशो से प्रोडक्ट ऑफ रेशो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एचसीएफ, जो वो आपसे पूछ रहा है। तो हम यहां पे एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पे एलसीएम को भाग कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ रेशो से। जब कभी आपके सामने कोई ऐसा सवाल फंसे तो आप क्या करेंगे, एलसीएम को भाग कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ रेशो से। तो एलसीएम कितना है यहाँ पे, एलसीएम आपके पास गिवन कितना है 2340। अब इसे हमें भाग करना है प्रोडक्ट ऑफ रेशो, यानी कि जो भी अनुपात है इन सब से भाग कर दो। प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल होता है 4 × 9 × 13। जैसे आप इसको भाग करेंगे आपके पास क्या आएगा निकल के, आपके पास बचेगा यहां पे भाई, अगर 4 से हम काटे 9 दूनी 18 और 9 6 54, 13 दूनी 26, 20 बार 5 आएगा आपका यहाँ पे निकल, 4 5 20, तो आपको मिलेगा 5। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ये सेकंडों के सवाल आपके होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 11। एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होती है। एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है। कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना करें। आपकी आय पे, आपकी इनकम पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, आपसे वो पूछ रहा है। तो आपके पास यहाँ एक फॉर्मूला भी है जिसको आप बहुत याद रखते हैं, भाई x + y और आपका प्लस XY/100, ये भी आपका फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है ना। जो आपके पास वृद्धि हुई है उसको आप कहां छापते, प्लस में, और जो कमी हुई उसको आप छापते माइनस में। लेकिन इससे तो हम करने वाले नहीं है, इससे आप स्वयं से करना, आप खुद से करना। बाकी हम करते हैं इसको अपने तरीके से। ये कह रहा कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होगी, तो कार का मूल्य आप मान लो पहले 100 था, तो आज कितना है, आज कितना हो गया 105। या आप इसे ऐसे भी छाप सको 20, 5% की फ्रैक्शन कितना बन गया 1/20, 20 से कोई वैल्यू 21 होगी, ऐसे भी आप छाप सकते हैं। तो ये तो आपका प्राइस हो गया। और हुआ क्या, जो कंजप्शन, जो बिक्री है 16% कम होगी। पहले आपकी 100 कारें बिकती थी, लेकिन आज आपकी कितनी कारें बिक रही है, 16 कम, मतलब 84। प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है आपका, इनकम, आय। आय में क्या हुआ, इनकम का आपको पहले 100 थी, आज आपकी इनकम कितनी, x मान लो, पता ही नहीं है। 100 से आपका 100 गया, 5 से 5 दूनी 10, 21 5 105, ये 20 बार गया। 4 5 20, 4 से कितनी बार गया 21 बार। 21 21 आपका होता 441। तो 441 को आप भाग कर दो 5 से, तो आपको x का मान मिल जाएगा। जब 5 से भाग करेंगे 5 8 40 और 5 8 40, 5 दूनी 10,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 88.2। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी इनकम पहले 100 थी और आज कितनी 88.2 होगी, तो कितनी कमी आ गई 100 से, वहां पे कमी कितनी आ गई आपके पास 11.8 की। तो इसका सही जवाब कितना हो गया 11.8 की कमी होगी। तो इसमें जो है ना सारे ऑप्शन क्या है गलती है इसके। हमारा टाइपिस्ट जो है ना, आपका जो टाइपिस्ट है हमारा, वो भी नया नया बंदा है, तो वो जो इसके जी आता है वो छाप बैठता है। चलते हैं ना क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12। वो कह रहा आपसे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल रेस्पेक्टिवली 5 और 6 प्राप्त होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, ये क्वेश्चन वाकई आपके छपने वाले हैं एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने कभी कभी तो नहीं, हमेशा आपको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आप नंबर छापो। और पहली बात, बड़ी से बड़ी का मतलब होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जहां भी आपका बड़ी से बड़ी लिखा जा तो आप क्या निकालेंगे हमेशा एचसीएफ, और जहां भी कहीं आपका लिखा मिल जाए छोटी से छोटी तो आप क्या निकाल देंगे एलसीएम। तो यहां पहले नंबर छापो। ये कह रहा 2675 और आपका 2320। ये कह रहा जब इन्हें सबसे बड़ी जब संख्या से भाग करते हैं ना तो आपका रेस्पेक्टिवली 5 और 6 बचता है। अगर इनमें से 5 और 6 बाहर निकाल दूं तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये नंबर जो आपके पास बचेंगे घटाने के बाद में, वे नंबर उस संख्या से पूरे पूरे कटेंगे। तो हम यहां घटाते हैं, ये आपका बनेगा यहां पे 2670 और ये आपका बनेगा 2314। अब कहने का मतलब ये है, अब इन्हें अगर आप उस संख्या से भाग करेंगे जिससे आप पहला कर रहे हो, ये संख्या ही पूरी पूरी कटेगी। अब वो संख्या कौन सी बड़ी से बड़ी, इनका एलसीएम ओ एचसीएफ, सॉरी इनका एचसीएफ होता है वो, तो एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनका आप कर देंगे अंतर। तो इनका अंतर कितना आएगा, 10 से 4 गया 6 और 6 से गया 5 और आपका यह आ गया आपके सामने 6 से 3 गया 356। अब या तो इसका एचसीएफ ये संख्या होगी, अब ये इसका एचसीएफ बनेगा नहीं कभी, या कोई इसका होगा मल्टीपल। भाई 356, 3 से तो 2100, 3 8 2400 कभी नहीं कटेगा, 3 से तो 21 कभी नहीं कटेगा ये भी। तो अब क्या करेंगे आप, कोई इसका देखेंगे आप इस संख्या का फैक्टर, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 कॉमन बाहर निकाल लेंगे। तो 2 इंटू 2 एकम 2, क्या बचा आपके पास 15 7 8 178। अगर 178 से आप इसको भाग करेंगे पूरा पूरा कटेगा, इससे भाग करेंगे पूरा पूरा कटेगा, तो यही क्या होगा इसका एचसीएफ। तो वो कह रहा वो संख्या कौन सी है, तो कौन सी आएगी 178। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही जवाब इसका। कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें किसी की कोई समस्या हो तो कमेंट में आप छाप देना। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पे, 16% मकान के किराए पर और 11% किसमें मनोरंजन में और 7% परिवहन पर खर्च करता है। लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्चों की पूर्ति के लिए साहूकार से 12,000 रुपए उधार लेने पड़ गए। यानी कि ये जो खर्चा है, इस खर्चा करने के बाद में उसको किसी फेस्टिवल में 18,000 खर्च करने हैं। अब इस 18,000 खर्च करने के लिए उसके पास फुलफिलमेंट राशि नहीं है, तो उसने क्या काम करा है, 18,000 में से 12,000 लिए है उधार, तो उसके पास राशि बची कितनी थी 6,000। ठीक है भाई, 12,000 ली उधार उसने इस 18 में, तो उसके पास राशि बची थी कितनी 6,000 रुपए। तो किसी की भी इनकम कितनी होती है अपने आप में 100%। अब इस 100% से उसने 42% खर्च कर दिया यहाँ पे, बाकी कितना 16% यहाँ पे खर्च कर दिया, बाकी कितना 11% यहाँ खर्च कर दिया और बाकी 7% और खर्च कर दिया। बाकी जो राशि है वो खर्च करनी किसी फेस्टिवल पे, समारोह में। तो ये बताओ कितना % राशि खर्च कर चुका वो,
इनको आप जोड़ देंगे तो कितना खर्च हो गया, 76%। 76% खर्च कर चुका, तो उसके पास बची कितनी भाई, 76 खर्च कर चुका, तो उसके पास कितनी बची, 24%। उसके पास बची 24% राशि, और उसके परसेंट बची कितनी थी, 18,000 में से 12,000 लिए किराए पे उधार लिए, तो उसके पास थी 6,000, तो उसके पास 6,000 राशि बची थी, तो उसके पास बची 24%, लेकिन बची थी कितनी, 6,000। भाई ये 6,000 कहां से आया, आप कहोगे कि यहां 18 क्यों नहीं छापा, 18,000 खर्च करने थे उसको, लेकिन उसने 12,000 उधार लिए, तो उसकी जेब में था कितना, 6,000, वही तो उसकी रिमेनिंग राशि है जो बची हुई थी, शेष थी। तो 24 से कितनी बार कटेगा ये भाई, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 250, 250। हमें निकालने उसकी इनकम, उसकी इनकम कितनी होती, 100%, तो 100% का मान निकालना, तो कितना आ जाएगा, 25,000। तो इसकी आई कितनी, 25,000, तो उसकी इनकम है 25,000। और आवाज आ पा रही होगी आप सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी की चाल 120 किलोमीटर पर मिनट है, तो यह चाल मीटर पर सेकंड में कितनी है। कोई व्यक्ति है, चाल कितनी, 120 किलोमीटर 1 मिनट में, ये चल नहीं रहा, ये तो उड़ रहा है भाई, तो इसकी स्पीड पूछ रहा है आपसे मीटर पर सेकंड में। तो इसकी चाल है 120 किलोमीटर पर घंटा, आपको चाहिए मीटर पर सेकंड में, आप क्या करेंगे, किलोमीटर को बनाओगे मीटर में, 1 किलोमीटर में होते 1,000 मीटर, 1,000 से गुना कर दो आप पर मिनट। अब अगर आपका पास ऊपर क्या हो गया मीटर में, तो नीचे आप क्या छापेंगे, सेकंड, और 1 मिनट में होती 60 सेकंड, तो यहां 60 सेकंड छाप लेंगे, 60 दूनी 120, तो कितना आ गया, 2,000 मीटर पर सेकंड। इसमें छपा होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी सवाल आपको एग्जाम में आया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि सभी एग्जाम में सवाल आपके टफ आते हैं। अगर 15 क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में आने वाले, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके गुना भाग के होंगे, 5 से 6 क्वेश्चन आपके मॉडरेट होंगे, और 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें आप देखते उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, एक निश्चित धनराशि पर X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना है, 5472। समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितने हैं, 6930। तो x का मान ज्ञात करें, आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आपको मालूम है रेट निकालने का आपके पास कई तरीके हैं, लेकिन आप यहां पे क्या करेंगे, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकाल लेंगे और 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे। प्रिंसिपल का छाप देंगे आप नीचे और 1 साल का ब्याज ऊपर, और इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। तो अब यहां देखो आप, 3 साल की कहानी है, और 3 साल में कितना ब्याज हुआ आपके सामने, आपके पास 5472। इस 5472 ये मिश्रधन आपका अमाउंट है, और मिश्रधन के अंदर क्या होता है आपका, पी भी होता, आपका ब्याज भी होता, तो इसके अंदर प्रिंसिपल भी है ब्याज भी है, और उसी रेट से उसी राशि 7.5 साल में कितना हो गया, ये राशि कितनी बन गई, 6930। आपको तो रेट निकालनी परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे, इसका बनाओ अनुपात, अगर आप बना सके। भाई ये कट रहा सीधा सीधा, 9 6 54, 9 8 72, 9 7 63, 9 7 अभी भी कट रहा है 2 से, तो काट लो इसको, 2 3 6, 2 चौके 8, ये कट गया 2 से, 2 3 6 17, 2 पंजे 10। तो यहां से क्या मिला आपको, कोई राशि 3 साल में कितना होगी, 304, और वही राशि उसी रेट पर 7.5 साल में, 7.5 वर्षों में, ये वर्ष है भाई ईयर आपके,
7.5 साल में कितनी होगी? 385। तो आपका ब्याज कितना बढ़ गया भाई? राशि तो आपकी सेम है ना, जो मूलधन था ना आपका, मूलधन आपका यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है, जो वृद्धि हुई है वो हुई है ब्याज में। तो ब्याज कितना बढ़ गया आपका? 81 रुपए। 81 रुपए आपका ब्याज बढ़ गया। कितने सालों में? 4.5 सालों में। और 4.5 सालों को आप क्या छाप सकते हैं? 9/2 ईयर। 4.5 को आप क्या छाप लेंगे? 9/2 ईयर। तो 9/2 साल में, 9/2 ईयर में कितना ब्याज मिलेगा आपको? 81। तो 9 से कितनी बार गया? 9 बार गया। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 9 दूनी 18 रुपए। भाई अनुपात में जो 1 साल का ब्याज है वो आ गया 18 रुपए। अब आपको किसकी नीड है? प्रिंसिपल की। अब प्रिंसिपल निकालना बच्चों का खेल है, आसान है बहुत। भाई ये जो आपका 304 है ना, इसके अंदर प्रिंसिपल भी है और 3 साल का ब्याज भी है। तो हम क्या करेंगे? 3 साल का ब्याज माइनस कर देंगे 304 से। तो क्या बचेगा आपके पास? प्रिंसिपल। तो 18 रुपए 1 साल का ब्याज है, तो 3 साल का ब्याज कितना बनेगा? 54 रुपए। तो हम 304 है 54 घटावेंगे, तो 304 माइनस 54 कर रहे हो आप, तो क्या बच गया आपके पास में? 250 रुपए। ये 250 क्या मिला आपको? प्रिंसिपल मिल गया आपको 250। तो आपको निकालनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमेशा प्रिंसिपल का छाप देंगे, जो भी कुछ होगा 250 प्रिंसिपल है। और हमेशा चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो चाहे आपका साधारण ब्याज हो, 1 साल का ब्याज आप छाप देंगे ऊपर। 1 साल का ब्याज कितना है? 18 रुपए। और इंटू आप 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। ये कटेगा 25 ही कम 25 और 25 चौके 100, और आपका 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 18 36, 36/5। 36 को 5 से भाग करनी, तो 5 7 35 और 5 दूनी 10। तो इसका सही जवाब कितना बन गया? 7.2। इसका आ गया सही आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। यह कह रहा किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है। दोनों वस्तु के मूल्य क्या हैं? दोनों आर्टिकल्स के आपसे पूछा है प्राइस रेस्पेक्टिवली। अब छूट कहां मिल रही है आपको? भाई यहां पे छूट दी आपने, पहले में 20 की और दूसरे 25 की। मान लो पहले वस्तु का मूल्य कितना है? 100x, और दूसरी वस्तु का मूल्य कितना है? 100y। भाई कोई तो मूल्य होगा ना। अब उसके बाद छूट दो, पहली वस्तु के मूल्य में 20% की छूट, तो 100x का 20% कितना होगा? 20x। 100x का 20% हो गया 20x। 100y का 25% कितना होगा? 25x, 25y। और दोनों क्या है? बराबर है। ये लिखा आपके सामने, बराबर है, बराबर कर दिया आपने। 5 4 जा 5 5 जा, तो x अपॉन वाई कितना आ गया? 5/4। तो जो भी इनका प्राइस का मूल्य होगा तो वो 5 और 4 के अनुपात में होगा। तो 5 और 4 कहां पे लिखा? ये गया, ये भी गया, नहीं ये नहीं गया भाई। 5 और 4 आपको यहीं पे लिखा हुआ है, ये भी गया, यहाँ 5 6 लिखा है, या 6 5 लिखा है, ये भी गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? 50 और 40। ये इसका सही जवाब बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। ये सवाल 4:5:7 क्या करे? ये अनुपात बीच में है। ये कहना 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले एबीसी की आयु का अनुपात है 4:5:7, 4:5:7। यह अनुपात कब है? 5 साल के पहले। और वर्तमान आयु कितनी इनकी? 135 साल।
अगर प्रेजेंट टाइम में तीन व्यक्ति की आयु का योग है 135 साल, तो 5 साल के पहले इन तीनों व्यक्ति की आयु का योग कितना होगा? हर व्यक्ति की आयु 5-5 साल कम हो जाएगी, तो 5 या 15 साल कम हो जाएगी। तो 135 माइनस 15 कितना आ गया? 120। तो 5 साल के पहले जब यह अनुपात था, इनकी आयु का योग कितना था? 120। अनुपात का सम कितना है? 7, 5 बार 4 16। तो 16 अनुपात का मान कितना आ गया? 120। यहां से आप काटेंगे 4 चौके 16, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? एक अनुपात का मान कितना मिल जाएगा? 4 7 28 और 4 पंजे 7.5 मिलेगा। यहाँ पे एक अनुपात का मान 7.5 मिल गया। अब क्या करा कि अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग कितने हैं? 3 साल के बाद प्रेजेंट टाइम। तो पहला काम क्या करेंगे आप? वर्तमान पाना पड़ेगा आपको, और उसमें आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। तो वर्तमान पा जाओ पहले आप। एक अनुपात का मान 7.5 है, और काम करना किस पे आपको? बी और सी पे। चर्चा किसकी है? बी और सी की। तो एक अनुपात का मान 7.5, तो 5 अनुपात का मान कितना हो गया? 7 पंजे 35, 5 5 32, 37.5 हो गया। तो 37.5 साल का है ये भाई साहब, 5 साल पहले। एक अनुपात का मान 7.5, तो 7 अनुपात का मान 7 7 49, 5 7 35, तो कितना हो गया? 52.5। 52.5। ये इनकी आयु का योग कितना है? 5 साल के पहले, यानी कि 37.5 और 52.5। ये इनकी जो आयु है ना 5 साल के पहले है वर्तमान से। तो पहले आप कहाँ होंगे? वर्तमान पे। तो +5 कर दिया, +5 कर दिया, तो कहाँ गए? वर्तमान में आ गए। अब 3 साल आगे लेके जाओ, तो +3 कर दो आप यहाँ पे भी, यहाँ पे +3 कर दो। और इनकी आयु का योग पूछा उसने आपसे, तो योग कर दो इनका आप। 5 3 8, 5 3 8, 8 दूनी 16, 37, 50 30 80, 7 2 9, 590। हाँ ये नंबर हो गया 90 और 16 106। तो इनका सम कितना आ गया? 106। तो आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद इन दोनों की आयु का कितना होगा? 106। इसका सही जवाब कितना हो गया? 106। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। क्या कहा आपसे उसने? त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी अंतर त्रिज्या की माप कितनी है? पहली बात तो आपको यह पता करना आता हो भाई, ट्रायंगल में आप कई तरह के ट्रायंगल हैं। अगर आपको त्रिभुज समकोण मिल जा तो आपके लिए सारा काम आसान हो जाता है। तो 21 35 28, अगर इसको आप 7 से काटो, 7 या 21, 7 5 35, 7 चौके 28, 3 4 5 1 होती है आपकी ट्रिपलेट। ऐसे अनुपात मिलते ही समझ जाओ ये क्या है? समकोण त्रिभुज। ये क्या मिल गया आपको? राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, समकोण त्रिभुज मिल गया। जहां पे अब समकोण त्रिभुज आपका ये हो गया, आपका ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, जिसमें 21 आप चाहे किसी को मान लो, ये 28 मान लो, आपकी इच्छा है। सबसे बड़ी भुजा फिक्स होगी 35 करण, चाहे ये 21 मान लो 28, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे पूछा अंतर त्रिज्या इन रेडियस, तो राइट एंगल ट्रायंगल में बाह्य त्रिज्या निकालनी बहुत आसान है। अगर बाह्य त्रिज्या पूछता आपसे तो कर्ण का आप आधा कर देते, तो बाह्य त्रिज्या मिल जाती। आपसे पूछिए इन रेडियस, तो इन रेडियस का एक फॉर्मूला है आसान सा, रेडियस इन सर्कल। क्या फॉर्मूला है? P + B - h/2। जहां P क्या है? परपेंडिकुलर, B क्या है? बेस, H क्या है? हाई परपेंडिकुलर। तो लगा दो आप फॉर्मूला। P का मतलब परपेंडिकुलर कितना है? 28 है। बेस कितना आपका? 21 है। और आपके पास H कितना है? 35 है। हाइपोटेन्यूज, ये आपका हाइपोटेन्यूज है H /2। तो 21 35 - 7 यहां बचा आपके पास 21/2। नहीं, ये बचा आपके पास 28 से 35 से कितना बचेगा? पास आपके पास 14 बचेगा आपके यहाँ पे, 14 बचेगा आपके यहाँ पे। 14/2 कितना हो गया? 7।
तो सही जवाब क्या बन गया? 7 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर आ गया ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। जिसने कर लिया वो अच्छी बात है, जिसने नहीं किया उसकी भी अच्छी बात है, वो अब कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। 9 और 36 का तृतीय अनुपात कितना है? थर्ड प्रपोर्शन पूछा आपसे। तृतीय अनुपात का मतलब होता है, इससे एक फॉर्मूला भी होता है आपका, थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है आपका? बी स्क्वायर अपॉन ए। आपको दो नंबर देगा, इसको आप ए मान लेंगे, इसको आप बी मान लेंगे, तो निकाल दो भाई आप। बी स्क्वायर यानी कि बी की 2 बार गुना करनी, 36 इंटू 36 कर देंगे आप। अपॉन ए का मान कितना? 9। 9 चौके 36, 36 चौक 144। तो इसका सही जवाब क्या बन गया? 144। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। ये कह रहा आपसे, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3, इसको आप ऐसे भी छाप सकते हैं 2/3, वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है, उसका कुल परसेंटेज लाभ कितना है? ये पूछा आपसे। तो आप तो इसको कर देंगे, आसान सवाल है। तो यहां पर क्या करेंगे, मान लेंगे आप कि आपके पास 3 ही आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल है? जो भी आपके फ्रैक्शन में बेस वैल्यू होगी, आप मान लेंगे आपके पास 3 आर्टिकल हैं। 3 आर्टिकल में से आपने 2 आर्टिकल बेच दिए, और बेचे कैसे आपने? 35% के लाभ पे। तो 2 आर्टिकल आपने बेच दिए, लाभ पे कितना? 35% के लाभ पे। तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया? 35 दूनी 70% प्रॉफिट आप कमा चुके। शेष खिलौना जो शेष है, अब 3 से आपने 2 बेच दिए, तो आपके पास बचा कितना? 1 आर्टिकल। इसको बेचा आपने 10% के लॉस पे, तो आपको हानि कितनी होगी? 10% की। भाई 10 ही कम 10। ये बताओ, उसने कहा कुल प्रतिशत, ओवरऑल क्या कहानी है? तो आपके पास टोटल आर्टिकल है 2 और 1 3, तो कुल पे क्या घटना घटी ये पूछ रहा आपसे। ये बताओ आपको ओवरऑल हुआ क्या? 70% का आपको लाभ हुआ था, जिसमें 10% की आपको लॉस हो गया, तो कुल लाभ कितना? 60% का। तो कुल लाभ कितना कमाया आपने? 60% का। तो ओवरऑल परसेंट क्या रही? तो 3 में किससे गुना करते 60 बन जा? 20 से। तो आपका कुल लाभ कितना है? 20% का। ऑप्शन नंबर 20 का हो गया सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन का नंबर ही नहीं है, तो भाई पीछे वाला कौन सा आपके पास? 20, इस आप 21 मान लो, इसका नाम 21 कर दो। अच्छा, थोड़ा पीछे भी लिखा हुआ है भाई, ये भी कमाल है। अच्छा, ये सवाल नंबर 21 भाई, ये रहा आपका। कहानी खराब कर दी ना, बताओ सवाल होगी। ये कह रहा आपके पास 2 ट्रेन है, क्रम से स्थान ए और बी से चलना आरंभ करती हैं। 2 स्थान आपके पास में है अलग अलग, एक स्थान ए है आपका, एक स्थान आपका बी है, और जिनकी जो चाल है रेस्पेक्टिवली 60 किलोमीटर पर घंटा, 50 किलोमीटर पर घंटा। एक की चाल कितनी? 60 है, एक की चाल कितनी? 50 है। इससे आगे जो कहानी है, उनके मिलने से पहले तेज चाल वाली ट्रेन ने धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। स्थान ए और बी के बीच की दूरी क्या है ये पूछा आपसे। आपके पास भाई 2 स्थान है, ए और बी। अब एक ट्रेन आपकी इधर से गई है, जिसकी चाल आप 60 मान लेंगे, आपकी इच्छा आप जो मानो, इधर की आप 50 मान लेंगे। अब ये कहीं ना कहीं तो मिली होंगी भाई, तो सपोज दैट कहीं ना कहीं तो, जब भाई दिशा कैसी है? अपोजिट है, तो यहां सापेक्ष चाल क्या होगी? जुड़ेगी। अब ये इधर से है, ये इधर से है, तो कहीं ना कहीं मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, जब इनका मिलन हुआ, तो मिलने से पहले या मिलने तक जो तेज वाली गाड़ी है, पहले वाली जो मंदी वाली गाड़ी है ना, उससे वो 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर ली उसने। आपसे पूछा दूरी कितनी है, आपको इस बात का पता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। यहां पे आपके पास 2 चालें हैं, तो सापेक्ष चाल काम करेगी, पहली बात तो ये है। तो यहां पे सापेक्ष चाल कितनी होगी?
रिलेटिव स्पीड कितनी बढ़ेगी, जुड़ेगी भाई आपस में। 60 50 कितना, 110 किलोमीटर पर घंटा। आपके पास चाल है तो आपको टाइम और निकालना है। आपको यह पता करना कि दोनों ट्रेन चली कितना घंटा। अगर आपके पास टाइम हो ना तो डिस्टेंस तो आप ऐसे ही निकाल देंगे इसकी। तो हम यहाँ पता करेंगे टाइम। तो ये बताओ, जो तेज वाली गाड़ी है मंदे वाली गाड़ी से 1 घंटे में कितना अधिक चल रही है, वो 10 किलोमीटर। 2 घंटे में चलेगी 20 किलोमीटर अधिक, और 3 घंटे में चलेगी वो 30 किलोमीटर अधिक। लेकिन चली कितनी, वो 110 किलोमीटर अधिक। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, 110 किलोमीटर को 10 से भाग कर देंगे। क्यों कर देंगे, वो 1 घंटे में 10 अधिक चल रही है। तो 110 किलोमीटर अधिक चलने के लिए कितना घंटा लिया, ये निकाल लेंगे आप। तो 10 से कितनी बार गया, 11 बार। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों गाड़ी चली है 11 घंटा। तो अब इसका आप डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी इसकी, 110 किलोमीटर पर घंटा, और टाइम लिया कितना, 11 घंटे का। तो 11 का कितना हो गया, 121। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 1210 किलोमीटर का आ गया डिस्टेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपके सामने एक एवरेज का बेहतरीन क्वेश्चन है, और इससे एक बेहतरीन आपको तरीका मिलेगा, जो तरीका आपको और कहीं मुश्किल ही मिलेगा, दिखाई देगा, क्योंकि ये तरीका मेरा खुद का जनरेट किया हुआ है। ये कह रहा, किसी कक्षा के 2 वर्ग ए और बी हैं, जिनमें रेस्पेक्टिवली 38 और 42 छात्र हैं। यदि वर्ग ए के छात्रों का जो एवरेज वेट कितना 55 केजी, और वर्ग बी के छात्रों का एवरेज वेट कितना 32 केजी, तो कक्षा के सभी छात्रों का एवरेज वेट ज्ञात करें। सभी छात्रों का पूछ रहा आपसे वो। तो एक बात तो आपको इस बात का पता होगा, अगर नहीं पता तो आप पता कर लो, मैं बता रहा आपको। अगर आपके पास 2 ग्रुप हैं और 2 ग्रुप का कुछ भी एवरेज है, लेकिन दोनों ग्रुपों में मेंबर क्या हो, सेम हो, 10 ही व्यक्ति यहां पे हो, 10 ही व्यक्ति यहां पे हो, या 20 व्यक्ति यहां, 20 व्यक्ति यहां। कहने का मतलब क्या, दोनों ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ पर्सन्स क्या हो, इक्वल हो, तो उनका एवरेज निकालना बहुत आसान है। दोनों ग्रुप के जो एवरेज है उनको आप ऐड कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। या आपके पास 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनका एवरेज कितना है, जिनमें व्यक्ति कितने इक्वल हैं। सपोज दैट आपके पास ए बी सी 3 ग्रुप हैं, तीनों का एवरेज क्या है, और तीनों में व्यक्ति कितने इक्वल हैं, तो उनके एवरेज को जोड़ के 3 से भाग कर देंगे। तो ये एक तरीका आपके पास है, बहुत ही आसान। तो यहां पर आपके पास 2 ग्रुप है, एक का नाम ए है, एक का नाम आपके पास बी है। ए ग्रुप का जो व्यक्ति कितने में, 38 और 42। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनका बनाओगे अनुपात। यहां कितना हो गया, 19 और 21। एक ग्रुप का एवरेज कितना है, 32 केजी। अच्छा, ए का 55 है। जो ए ग्रुप का एवरेज जब आप छाप लो यहां पे, वो कितना, 55 केजी। और जो बी ग्रुप का एवरेज वो कितना है, 32 केजी। अब हम यहां क्या करेंगे, हमारे पास है तो यहां पर 2 ग्रुप ए और बी, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ पर्सन जो है वो इक्वल नहीं है। तो हम यहां पर दोनों ग्रुपों में व्यक्तियों को इक्वल कर लेंगे, आसान है हमारे लिए, मतलब आपके लिए। भाई यहां पे 19 व्यक्ति, यहां पे 21 व्यक्ति हैं। अगर इस ग्रुप का एक व्यक्ति यहां पर चला जा तो यहां भी क्या बचेंगे, 20, और यहां भी 20 बचेंगे। हम क्या कर रहे हैं, इस व्यक्ति का एक व्यक्ति यहां भेज रहे हैं, यानी कि -1 कर रहे हैं हम इस साइड से। तो यहां कितने हो जाएंगे, 20, और यहां भी कितने हो जाएंगे, 20 व्यक्ति। बताओ भाई, तो दोनों ग्रुपों में नंबर ऑफ पर्सन कितने होगी, इक्वल होगी। अगर ये व्यक्ति यहां जाएगा तो इसके एवरेज को क्या कर देगा, ऊपर नीचे कर देगा। तो ये पता करो एवरेज में क्या घटा और क्या बढ़ा है, ये पहला पता करना पड़ेगा आपको। इस यहां पे जो व्यक्ति था इसका वेट कितना है, इसकी जेब में 32 रुपए है। तो ये व्यक्ति जब इस ग्रुप के पास जाएगा यहां से निकल के, तो 32 रुपए लेकर पहुंचेगा। तो आप बताओ, किसी ग्रुप का एवरेज ज्यादा है और उसमें कोई कम का व्यक्ति पहुंच गया, तो पूरे ग्रुप के एवरेज को कम कर देगा वो। तो कैसा करेगा, जैसे ही यहां पहुंचा तो ये बंदा कितना कम लेकर पहुंचा यहां पे, भाई 32 रुपए लेकर पहुंचा यहां पे, तो कितने कम लेकर पहुंचा वो, 32 8 40, 23 रुपए कम लेकर पहुंचा। जब ये व्यक्ति यहां पहुंचा तो 23 रुपए कम लेकर पहुंचा। उस 23 का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, 20 के 20 पे पड़ेगा।
भाई 23 कम लेकर पहुंचा, अगर यहां से कोई व्यक्ति 55 रुपए ही लेकर पहुंचता तो कोई भी इफेक्ट ना होता, लेकिन कम लेकर पहुंचा है कितना 23, तो 23 रुपए का जो इफेक्ट है सभी की जेब से 23 रुपए कम होने हैं। तो 20 व्यक्ति हैं, 23 रुपए कम लेकर पहुंचा तो 20 से भाग कर दो आप, क्योंकि एक की जेब पे कितना प्रभाव पड़ेगा वो निकल जाएगा। जैसा आप 2 से भाग करेंगे 2 ही कम 2 और आपका 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 1.15। जब 23 को आप 20 से भाग करेंगे तो 1.15 आपको मिलेगा, और ये कम हो गया, माइनस हुआ है, डेफिसिट हुआ है, घाटा हुआ है। ठीक है भाई, तो 55 से आप कम कर देंगे 1.15, तो यहां पे जो ग्रुप का एवरेज है वो कितना बच गया, वो बच गया 53.85। बताओ भाई, अब आपके पास दोनों ग्रुप में व्यक्ति भी सेम है और दोनों ग्रुप का आपके पास में एवरेज भी है। अब सभी का एवरेज निकालना आपके लिए बहुत ईजी है, दोनों के एवरेज को ऐड कर दो। 53 32 कितना हो गया, 50 30 80 5 85, ये आपका आ गया 85.85। अब आप भाग कर देंगे, आपके पास कितने ग्रुप हैं 2, तो 2 ही से भाग कर देंगे आप बस, तो 2 से आप भाग करेंगे तो भाग करने के बाद आपको क्या मिलेगा वो आप छाप लो। 2 से भाग करो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 18 2 नी 18, 15 7 14 और 2 पंजे 10, तो 1 पॉइंट यहां मानेगी 2 वहां, तो 3 अंक के बाद आ जाएगी आपकी पॉइंट, तो 42.975। तो इसका सही जवाब कितना बन गया 2। ये जो आपके पास तरीका है सीखने में आपको समय लग सकता है, लेकिन करने में आपको समय नहीं लगेगा। और यहां गलती हो गया, जो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा 92। हाँ भाई, इसके ऑप्शन में गलती कर दी, बताओ क्या करें यहां पे, तो इसका सही जवाब बनेगा 42975। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये तरीका आपको सीखने में समझने में समय लग सकता है, लेकिन एक बार ये तरीका आपको आ गया तो आप बड़े बड़े नंबर्स को छोटे संख्याओं में कन्वर्ट करके सवाल को विद इन सेकेंड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है। किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 रुपए है, वह धनराशि क्या है? प्रिंसिपल पूछ रहा, पी कितना होता है आपका 100%। आप बताओ साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? आपके पास फॉर्मूले होते हैं कई सारे, जिनमें एक फॉर्मूला आपका बनता है SRT%। भाई आपका जो साधारण ब्याज होता क्या है, रेट और टाइम का प्रोडक्ट होता है आपका, समय की और दर की गुणनफल जो होता है ना, वही आपका होता है साधारण ब्याज। तो रेट कितनी 8, टाइम कितना 5, तो 8 पंजे 40, तो आपका ब्याज बन गया परसेंटेज में 40%। लेकिन ब्याज है कितना आपका 3040। हमें तो क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 100% की वैल्यू निकालनी, तो 100% का मान निकालना। तो ये 40 से कितनी बार कटेगा भाई, 0 से आपकी 0 गई, 4 से 4 से 28, 4 6 24 और 2 आपके पास 0 बच गई, तो 76 रुपए इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, इसके बाद भी है क्वेश्चन, शायद आपके लिए 25 भी है। क्वेश्चन नंबर 24, ऐसा करने की आप कोशिश करें, पहला आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िए। पहला काम आपका 2 से 3 बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व आउट करना। सबसे पहला काम आपके पास भाई, जब तक आप सोचेंगे नहीं अच्छा क्वेश्चन के बारे में, तब तक आप इसको जल्दी से नहीं कर पाएंगे। ये कह रहा त्रिभुजाकार पार्क की जो त्रिभुजाकार ट्रायंगल नुमा पार्क की जो भुजाएं हैं 96 110 146 है, इसका जो क्षेत्रफल है उस समचतुर्भुजाकार रोम्बस टाइप मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका जो एक डायगोनल है विकर्ण है वो कितना है 60 मीटर। इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है? पहली बात तो आपको ये देखते नंबर ये पता होना चाहिए कि 96 110 146, भाई कोई भी त्रिभुज आपके सामने आवे साइड लेकर अपनी, सबसे पहला क्या पता करना आपको कि वो कैसा है, वो न्यून कौन है, सम कौन है, समबाहु है, समद्विबाहु है, विषम बाहु है, क्या है।
तो जैसे ही मैंने इसको देखा तो मुझे मालूम हुआ ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। जो इसकी साइड का अनुपात है वो आपसे बता रहा है कि मैं कैसा त्रिभुज हूं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। वो कैसा होता समकोण, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो इसमें क्या होगा आपका 96 यहाँ पे होगा और 110 ये होगा आपका, और यहाँ फिक्स होता है। जो सबसे बड़ी भुजा आपकी होती है वो होती है आपकी कर्ण, हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये तो फिक्स आपका 146 मीटर। और इनको आप चेंज कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एक आपके पास रोम्बस भी है, तो उस रोम्बस के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका जो एक विकर्ण है वो 60 मीटर है। तो दूसरा विकर्ण पूछ रहा, इस रोम्बस के भी कई फॉर्मूले हैं एरिया निकालने के, त्रिभुज के भी कई हैं, लेकिन इसमें हम लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इस रोम्बस के फॉर्मूले भी है भाई, एक फॉर्मूला बेस इंटू हाइट है, एक फॉर्मूला क्या है ए बी साइन थीटा, और एक फॉर्मूला इसका और भी क्या होता है आपका बेस इंटू हाइट आपका हो गया, एक होता है आपका हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। तो हम यहाँ इसने बात की है विकर्ण की, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो एक रहा जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है इस रोम्बस के क्षेत्रफल के बराबर है, जहां पर आपको D1 दिया कितना, D1 है 60 और D2 आपसे पूछा है, तो D2 आपको निकालना है। तो इसका एरिया निकालो आप इस त्रिभुज का, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 96, हाइट कितनी 110, ये आ गया त्रिभुज का एरिया। और इसका जो एरिया है इस रोम्बस के एरिया के बराबर है, इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 कितना है 60 और D2 कितना, वो तो आपको निकालना ही है, पता ही नहीं है। तो हाफ से आपका हाफ गया और ये जीरो जीरो ले बैठी, और 6 से कितनी बार गया 16 बार, 16 इंटू 11 कितना आ गया 176। तो D2 कितना आ गया इसमें 176 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब कितना आ गया 3, ऑप्शन नंबर 3, ये इसका होगा सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके पास 25, ये कह रहा है एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची, यदि उसने इसे 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होता। तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। भाई जब आप 4% की हानि पर न बेच के अगर आप उसको 8% के लाभ पे बेचेंगे तो आपको 120 रुपए अधिक मिल रहे। आप ये बताओ मुझे परसेंटेज में कितना डिफरेंस है। भाई -4 से आप +8 में आ गए, आप गड्ढे से आसमान में पहुंच गए, तो अंतर कितना आ गया 12% का। -4 हानि है ना, +8, तो यहां पे परसेंटेज में कितना गैप आ गया 12% का। लेकिन पैसों में कितना गैप है 120 रुपए का। आपकी पैसों में वृद्धि कितनी 120 रुपए की, 12% की वैल्यू आपको मिल गई 120 रुपए। वो कह रहा है उसको चाहिए 11% का लाभ। भैया किसी भी वस्तु का सीपी होता है 100%, आपको चाहिए 11% का प्रॉफिट, तो 100% प्लस 11% कितना हो गया 111%। तो आपको चाहिए 111% की वैल्यू। तो 12 से कितनी बार गया 10 टाइम, तो कितना आ गया 11110, 1110 रुपए। तो सही जवाब क्या बन गया ऑप्शन नंबर डी। आज का सेशन का अंत होता है, तो आज का सेशन समाप्त हुआ आपका। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और ये जो आपका प्रैक्टिस सेशन है इसको आप पर डे देखने के लिए सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, उसका एक होता कुछ घंटी बजानी पड़ती है आपको, तो साइड में लगी होती है वो सब्सक्राइब वाले बटन के, तो उस घंटी को भी आप बजाइए। और एक लाइक का बटन सच में दिखाई देगा आपको, उसको आप एक बार ही दबाना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो जय हिंद जय भारत।